दिल के किसी कोने में छुपी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शनि और आप सुन रहे हैं साहित्य कहानी सुनो। आज के इस सफर में हम महसूस करेंगे मन्नू भंडारी की लेखनी का जादू, उनकी बेहद मशहूर कहानी में जिसका नाम है यही सच है। तो चलिए इस खास कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर। सामने आंगन में पहली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझला सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज ही की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देर करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखेपन से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। यह मिसेज मेहता भी एक ही हैं। यूं तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वह तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आजादी से घूम फिर सकती थी। खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटककर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाते हुए पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखेपन से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। अब सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एक तक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमायाचना कर रही हैं। पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहें तो न पढ़ने में मन लगता है, न सोने में। यह फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई।
सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन ही ऊब गया है। कितनी बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने मुझे हमेशा बांध दिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, तुम भी एक ही मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेले रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस चलवाना जाकर, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, असहाय सी मैं कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती, फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशीथ भी तो वही है होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि क्या वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपटकर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कढ़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं। चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों न हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है, यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि यह फूल नहीं है, मानो संजय की अनेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं। और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो,
शायद मैं पागल ही हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब शंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? वह तो महज बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग में वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग में टूट भी जाता है। उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निसारता और आत्महत्या करने के अनेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है। उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थीं, वरन जीवन की उस रिक्ति और शून्यता के लिए थीं जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिसिया उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस के मित्रों की बात करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया का तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ। और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबन और आलिंगन में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ? विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है। कैसे क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू, अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूं अकेली घूम फिर भी लेती हूँ, तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहां रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है।
काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। तो दोस्तों, दीपा की जिंदगी का यही सच क्या वाकई सच है? आगे क्या मोड़ लेगी उसकी जिंदगी? यह जानने के लिए इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो साहित्य कहानी सुनो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने विचार कमेंट में लिखना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए कहानियों का यह खूबसूरत सिलसिला। धन्यवाद।